चलिए देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित बिहार एसएससी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का रोशन आनंद और बीटू झा का जो बुक है बिहार एसएससी, उसका हम लोग सेट नंबर आज 7 देखेंगे, 7 नंबर सेट देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्तंभ, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की मुट्ठी में, तुम हालातों की भट्ठी में, जब जब भी मुझको झोंकोगे, जब 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 भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर मैं सोना बनूंगा मैं, तुम झोंकोगे तब, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कौन सही नहीं है? बी एक सही नहीं है। नहीं तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल होता है। एक ब्रिटिश ऊष्मीय ऊंचाई बराबर 200 पाउंड कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यानी एक थर्म बराबर होता है 105.5 मेगा जूल, जो कि 1.65 मेगा असत है। ठीक है, एक थर्म बराबर 1 लाख ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुने 10⁻³ जूल बराबर 1000 कैलोरी होता है। उष्मा का SI मात्रक जूल और CGS का मात्रक कैलोरी होता है। 1 ग्राम जूल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अब है 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई BTH यानी ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनी, काल्पनिक और दोलनी गति का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? सीने घड़ी के सुई की गति, यानी दीवार घड़ी के लोलक की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति, ये दोनों है लेकिन ये नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। घड़ी की सुई की गति काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यदि कोई पिंड अपनी साम स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करती है तो पिंड की गति को दोलनी अथवा कंपनी गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी के लोलक की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति, झूला झूलती लड़की की गति, ठोस पदार्थ में अणुओं की गति आदि है। अब प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती है। दोलन या कंपन करती वस्तु में एक ऐसे बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। इसके कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है तथा वह कंपन करती है। एक निश्चित पथ पर गतिमान वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, घड़ी के सुई की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नुसंतारा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नुसंतारा। एम्स्टर्डम किसका राजधानी है? नीदरलैंड के। एम्स्टर्डम किसका राजधानी है? नीदरलैंड का। हनोई किसका राजधानी है? वियतनाम का राजधानी है। पोर्ट लुई किसकी राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? उच्च शिक्षा नहीं है। ठीक है, यानी
संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय वस्तु समाहित है। इनमें पुस्तकालय, सड़कें, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, वैक्स और गैर वैक्स औपचारिक शिक्षा आदि का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ये रीजनिंग का है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी के बाद कौन सी संधि हुई थी? कौन सी हुई थी? यांगडुबू की संधि हुई थी। कौन हुई थी? यांगडुबू की संधि हुई थी। यानी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में लड़ा गया था। 1826 ईस्वी में वर्मा और अंग्रेजों के बीच यांगडू की संधि हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? कब की गई थी? 1950 में की गई थी। यानी 1950 में संधि के व्यापार रियासत के साथ परागणन समिति का महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेपाल और भारत के नागरिकों को एक दूसरे देश आने जाने की पूरी छूट है। और 2008 में नेपाल क्या हुआ? गणराज्य घोषित हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। कोलकाता को या डायमंड हार्बर, महलों का शहर तथा भारत को टॉलीवुड कहा जाता है। अब एक कोचिन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चलिए प्रमुख भौगोलिक शहर और उनके उपनाम जानते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। भारत का डेट्रायट किसे कहते हैं? चेन्नई टीएन को कहते हैं। मध्य प्रदेश का डेट्रायट किसे कहते हैं? पीथमपुर को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। भारत का उद्यान किसे कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग मेघालय को कहते हैं। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी को कहते हैं। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। मलय का देश कर्नाटक को कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। साल्ट सिटी गुजरात को कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। नोट है, मलय का अर्थ सफेद चंदन का वृक्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल में मौसम के बाद गान नागाई उत्सव मनाता है? कौन मनाता है? जेलियांगरोंग। कौन है? जेलियांगरोंग मनाता है। यह समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? किस में किया गया है? जर्मनी में किया गया है। यानी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जर्मनी में इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड्स ITB बर्लिन 2023 में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है। इसे टीवी सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में
पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यानी 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा 22वां राज्य के रूप में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। यह पूर्व में चोग्याल वंश का शासक था। अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का प्रावधान किया गया है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया। भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता हुआ। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया है। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है EWS में। 104वां संविधान संशोधन 2019 SC और ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा के सीटों के आरक्षण के समयावधि में 25 जनवरी 2030 तक विस्तार तथा लोकसभा एवं विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्य द्वारा अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। यानी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। चलिए अरावली के बारे में कुछ जानते हैं। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली है। अरावली पर्वत गुजरात के फाल्कन से दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर ऊंचाई 1722 मीटर है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अब अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियाँ लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरावली एक प्राचीन मुर्दार अपशिष्ट पर्वत है उसका उदाहरण है जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमिका से अलग करती है। इसका उत्पत्ति प्री कैरेबियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अब है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। महाबलेश्वर कलसूबाई आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। अब यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। अब पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में पश्चिम घाट क्षेत्र में को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब पश्चिम घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण: नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी यानी काडबम की पहाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में जानते हैं। यानी दर्रा राज्य और किसको जोड़ती है? थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ती है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र को मुंबई पुणे से जोड़ती है। पाल घाट दर्रा केरल तमिलनाडु को जोड़ती है। कोयम्बटूर पलक्कड़। अब सेनकोटदा दर्रा केरल में है जो कि तिरुवनंतपुरम मदुरई को जोड़ती है। अब पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं। पूर्वी घाट भारत का पूर्वी घाट एक असतत
श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि बड़ी नदियों द्वारा विक्षेपित होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट को औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण है। अब है नल्ला मलाई पहाड़ी, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश है। बेलिंगकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, नागौरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। अब है जावेदी पहाड़ी तमिलनाडु में, सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु में, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था? किस वंश का था? मौर्य वंश का था। शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का था? मौर्य वंश का था। अब चलिए, यानी पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक विद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? यानी लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार के निर्णय, चलिए लोटा विद्रोह को बढ़िया से जान लेते हैं। लोटा विद्रोह यानी 1856 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ था लोटा विद्रोह। मुजफ्फरपुर जेल के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके विरोध स्वरूप जो विद्रोह हुआ उसे लोटा विद्रोह कहते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी का प्रभाव मुख्यतः भागलपुर से लेकर राजमहल झारखंड में स्थित सीमावर्ती क्षेत्रों में रहा था। अब है नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी बिहार के हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। तमार विद्रोह 1789 से 94 ईस्वी छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा किया गया था। तमार विद्रोह। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है? किसे दिया गया? मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बाद में मदर टेरेसा को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है। मदर टेरेसा को 1989 ईस्वी में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था तथा 1980 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला तथा 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में देखते हैं। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हरगोविंद खुराना कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। BS नायपॉल 2001 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वेंकट रमन रामकृष्ण भारतीय अमेरिकी 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी 2014 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत विनायक बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को 2019 में एक्सपेरिमेंट अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी पुस्तक के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, चंद्रशेखर और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर S विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था। अब 1962
1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को प्रथम विदेशी प्राप्त करता है। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत नेल्सन मंडेला विदेशी है, ठीक है, विदेशी थे। अब 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया, मोरारजी देसाई को दिया गया है। अब 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को, गुलजारीलाल नंदा को मरणोपरांत और अरुण आसफ अली को मरणोपरांत दिया गया है। अब 1999 में जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1999 में दिया गया है। 2001 में लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया है। 2014 में सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के हैं, सचिन तेंदुलकर दिया गया है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत दिया गया है। 2019 में प्रणब मुखर्जी नानाजी देशमुख मरणोपरांत एवं भूपेन हजारिका को 2019 में दिया गया है। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची 7 के क में स्थान दिया गया है। अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। पद्म पुरस्कार क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रमुख क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कार क्षेत्र और शुरुआत वर्ष। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता 1917 में दिया गया है। दादा साहेब फाल्के फिल्म क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण काल में दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में 1929 से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जा रहा है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में 1965 से दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान साहित्य जो कि 1991 से दिया जा रहा है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से 1972 तक दिया जा रहा है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि पैदावार में उल्लेखनीय योगदान हेतु 1972 से दिया जा रहा है। अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। नाभिकीय संलयन जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक के रचना करता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी किसी नाभिक का दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में टूटने को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हॉर्न तथा स्ट्रासमैन नामक दो जर्मन वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इस नाभिक में तोड़ने की सफलता प्राप्त की थी। अब उन्होंने यूरेनियम परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन की वार्ता करके उसे दो भागों में तोड़ा दिया। अब परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब नोट के बारे में जानते हैं। प्रथम परमाणु बम रॉकेट ओपेनहीमर द्वारा 1945 में बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा 1945 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। ठीक है, हाल ही में रामचंद्र पौडेल को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? किस देश के हैं? नेपाल के चुना गया। किसे? रामचंद्र पौडेल, ठीक है, चुना गया है। अब अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। भारतीय फिल्म किसके गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पुरस्कृत किया है? कौन किया है? RRR ट्रिपल आर ने ऑस्कर अवार्ड जीता है।
यह 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में एस राजमौली की फिल्म RRR से भारत को नाटू नाटू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है? कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 जून को पड़ती है। 21 मार्च और 23 जून को पड़ती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। अब इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। अब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो अब दक्षिणी ध्रुव शरद ऋतु, 21 मार्च विषुवत ध्रुव वसंत ऋतु, उत्तर ध्रुव। ठीक है, अब अन्य तथ्य के बारे में देखते हैं। अन्य तथ्य, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण क्रमशः दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अब इस अवस्था को ग्रीष्म अयनात कहते हैं। चलिए, अब 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस अवस्था को शीत अयनांत यानी विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में अंतिम रूप से कितने सदस्य थे? कितने थे? 299 सदस्य थे। कितने थे? 299 सदस्य। संविधान सभा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की वो सभा है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है। भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार SN रॉय ने रखा है। 1938 ईस्वी में नेहरू जी ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अब भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुई है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। अब देश के विभाजन एवं कुछ रियासतों द्वारा संविधान सभा में भाग न लेने के कारण संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से 299 हो गई। अब भारतीय प्रांतों के सदस्यों की संख्या 296 से 299 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। अंत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष
मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया था? 1835 ईस्वी में किया गया। इन मैकाले का मानना था कि वह भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। मैकाले भारत को असभ्य देश मानता था। मैकाले भारत को क्या मानता था? असभ्य देश मानता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन और कारक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ है? किसका हुआ है? सुमेर का हुआ है। किसका हुआ है? सुमेर। यानी सुमेर में नगरों की प्रधानता के कारण सुमेर सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से हुई थी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। भरतनाट्यम तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है जो भारतीय दिनों में मंदिर की देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जाता था। इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन नाम सदीर है। अब भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है समभंग, दूसरा है अभंग, तीसरा है त्रिभंग। अब है कथकली, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब इस नृत्य में 2 प्रकार के पात्र होते हैं। पहला है नायक यानी पाचा, दूसरा है खलनायक कैथी। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव में हुआ तथा इसी के नाम पर इसे कुचिपुड़ी नाम दिया गया है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य और नर्तकी के बारे में जानते हैं। कथक जो कि लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितार देवी आदि हैं। कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति और बेमती सत्यनारायण ने इसे किया था। मणिपुरी रीता देवी, सविता मेहता, झावेरी बहनें आदि हैं। कौन? मणिपुरी नृत्य के लिए नर्तकी है। मोहिनीअट्टम के कल्याण अम्मा, रागिनी देवी, भारती शिवाजी आदि हैं मोहिनीअट्टम के लिए। सत्रिया के लिए रामकृष्ण, तालुकदार, कृष्णाक्षी, कस्य इत्यादि है। अब भरतनाट्यम रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल, मानसिंह आदि हैं। कथकली मृणालिनी, साराभाई, आनंद, शिवरामन और शांताराव इत्यादि हैं कथकली के लिए। अब आधुनिक समय में मणिपुर नृत्य में विकास के रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। वस्तुतः कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है तथा इस नृत्य केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद है। इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब सत्रिया के बारे में। सत्रिय नृत्य पूर्वोत्तर भारत के असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। असम की इस नृत्य शैली के विकास का श्रेय 15वीं शताब्दी के संत शंकरदेव को दिया जाता है। इस नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्या है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात यानी साइड मिरर का देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। प्रयोग वाहनों के पृष्ठ दृश्य को यानी
रियर व्यू मिरर में सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। अब है अवतल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब प्रयोग टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के हेडलाइट में, सेविंग दर्पण में सौर भट्टी के सूर्य के प्रकाश के केंद्रित करने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। प्रयोग दैनिक जीवन में आईने के रूप में किया जाता है। दूसरा है बहुदर्शी और परिदर्शी के रूप में किया जाता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। 48 नंबर क्वेश्चन है आंसर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। चुंबकीय चुंबक वैसे पदार्थ होते हैं जिनके पास रखे लोहीय पदार्थ उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब लगभग 600 BC में एशिया माइनर ने मैग्नीशियम नामक स्थान पर कुछ ऐसे पत्थर पाए गए जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण मौजूद था। ये पत्थर लोहे के ऑक्साइड, मैग्नेटाइट और Fe3O4 के साथ पत्थर के टुकड़े मैग्नीशियम नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इन्हें मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहा जाता है। अब चुंबकीय पदार्थ के प्रकार। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनम, सोडियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन होता है। लौह चुंबकीय लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात होता है। ठीक है। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में जानते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर वे क्षेत्र के समकोणीय दिशा में आ जाते हैं। इस श्रेणी में पदार्थों की चुंबकशीलता म्यू का मान बहुत कम और चुंबकीय प्रवृत्ति के का मान ऋणात्मक होता है। ऐसे पदार्थ को जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह हवा की अपेक्षा पदार्थ से होकर कम बल रेखाएं गुजरती है। बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन आदि इस श्रेणी के पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी म्यू का मान 1 से कम चुंबकीय हो जाते हैं। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। अब लौह चुंबकीय। क्या है लौह चुंबकीय? लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इसके उदाहरण हैं। चुंबक के प्रकार अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी चुंबक के बारे में जानते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाते हैं और शीघ्र ही इसका चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है। इसलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, क्रोड, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक में नर्म लोहे बनाए जाते हैं। अब अस्थायी चुंबक के बारे में जानते हैं। फौलाद या इस्पात कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता ही इसका चुंबकत्व समाप्त होता है। उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि के अस्थायी चुंबकत्व इस्पात के ही बनाए जाते हैं। अब चुंबक के गुण। प्रोटिस्ट ऑफ मैनेजमेंट। चुंबक के सदैव लोहे के पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक को तोड़ने पर हमेशा पूर्ण चुंबक प्राप्त होता है। चुंबक में चुंबकीय गुण सदैव ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। अब स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब किसी चुंबक को पीटने या गर्म करने पर उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। अब नोट है, चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष
भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और इस समिति के 7 सदस्य थे, जिनके इस प्रकार नाम है, जैसे B.R. अम्बेडकर, N. गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N. माधव राव और T.T. कृष्णाचारी थे। ठीक है, अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है? रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा, यानी डेविस ग्रॉसमैन इजराइल के लेखक है। उनको वर्ष 2017 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की उपन्यास ए हॉर्स बॉक्स इनटू ए वार के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कौन है? इंडियन ओपिनियन। कौन से है? इंडियन ओपिनियन। नवजीवन पत्रिका को संपादक महात्मा गांधी ने ही किया था। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। न्यू इंडिया को कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की संस्थापक एनी बेसेंट थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों की संख्या 193 है। 193 देश दक्षिणी सूडान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर कह रहा है, स्विस फार्म आईक्यूवेयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? क्या है? 8वां रैंक है। कौन सा रैंक है? 8वां। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। अरावली वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की है। अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। यानी वन्यजीव अभ्यारण्य में अब तक 214 पक्षी पाए गए हैं। जनगणना के दौरान पाई जाने वाली प्रजातियों में लेसर फिश ईगल भी है, जिसे यहाँ पहली बार खोजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धिता क्या थी? यानी तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। डोबेराइनर का त्रिक की उपलब्धता तत्वों के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डोबेराइनर के अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। अब डोबेराइनर ने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। अब आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है, जिससे नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता जाता है। अतः परमाणु आसानी से अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन परिवर्तित हो सकता है। अतः आवर्त सारणी के किसी वर्ग में
ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है, अर्थात तत्व का विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता जाता है। उदाहरण है लिथियम की आयनन ऊर्जा सोडियम से अधिक होती है। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसके द्वारा? परमाणु त्रिज्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। परमाणु का थॉमसन मॉडल सन 1898 में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होता है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसमें अस्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। अब इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। उदाहरण है प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल आदि इत्यादि है। अब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान ए संख्या कहते हैं। अब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। किसी परमाणु को ZXA के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां Z उसका परमाणु क्रमांक और A उसकी द्रव्यमान संख्या होती है, प्रदर्शित करती है। परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अब तत्व के परमाणु भार, तत्व के परमाणु भार बराबर होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 12 के परमाणुओं के 12वें भाग का भार देखा जाता है। अब किसी तत्व के परमाणु भार को एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जा सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, ठीक है। यानी भारत में जनहित याचिका PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश सक्रियता एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई है। अब मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 2023 का थीम समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण है। वह 2022 में जैव विविधता दिवस का थीम बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ है। अब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों को बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोसेन ने 1985 में किया। रियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता उत्कृष्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है, विश्व में 8वां स्थान है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद
नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। अब तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। क्रोमैटिन की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ठीक है। यानी क्रोमैटिन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द क्रोमा से हुई है, जिसका अर्थ होता है रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? कौन नहीं है? नियोप्रीन नहीं है। कौन नहीं है? नियोप्रीन। यानी थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर मुलायम होकर पिघल जाते हैं थर्मोप्लास्ट कहलाते हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी ऐसे प्लास्टिक जिन्हें पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और उन्हें पिघलाकर सांचे एवं मदद से वांछित आकृति में ढाल लिया जाता है। एक बार कठोर होने पर इन्हें दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में, ठीक है। यानी नारकोंडम अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप पर स्थित सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से हुआ है? पोलावरम से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ है? पोलावरम से। यानी पुरापाषाणकालीन संस्कृतियों के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इनमें से कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी श्री था। क्या था? गुजरी श्री। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुजरी श्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी श्री था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 से 1708 ईस्वी तक रहे थे। 1708 ईस्वी, 1666 में जन्म हुआ था। 1666 में जन्म हुआ, 1708 ईस्वी तक वो जिंदा रहे, ठीक है। अब जन्म हुआ था बिहार के पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। अब इनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया। उन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में परिणत करने के लिए 1699 ईस्वी में 10 दल खालसा की स्थापना की। लुप्त आदि ग्रंथों को 10म पातशाह का ग्रंथ की संज्ञा से पुनः संकलित करवाया। अब सिखों के लिए 5 ककार केस, कच्छा, कंघा, काड़ा व कृपाण को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने पाहुल नामक एक त्यौहार चलाया। गोविंद सिंह ने पहाड़ी प्रदेश में पावुंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना की थी। अब कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना वहीं पर किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने पुरुष सिख को सिंह और महिला को सिख को कौर नामक टाइटल धारण करने को कहा। अब उनका विचार था, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने उसके पुत्र बहादुर शाह को साथ दिया। बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह के 5000 जात तथा 5000 सवार का मनसब प्रदान किया था। उनकी मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई तथा सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य
मतभेद होने पर कौन निर्णय करता है? कौन करता है? बहुमत से आयोग स्वयं। ठीक है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर बहुमत से आयोग स्वयं निर्णय करता है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 319 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा तक होता है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु 1993 ईस्वी में तीन सदस्यीय आयोग बना दिया गया। निर्वाचन आयोग का कार्य चुनाव करवाना, मतदाता सूची को तैयार कराना, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में अभी 6 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, बसपा, एनएनपी और आम आदमी पार्टी है। 84 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित मेलिंगनोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। मणिपुर का माओ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर, हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति के समापन समारोह से संबोधित किया है। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे किया गया? कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है। यानी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने 2 अक्टूबर 2023 को घोषणा की कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा में 2023 का नोबेल पुरस्कार हंगरी के कैटालिन कारिको और यूएस के ड्रू विसमैन को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं? कौन से हैं? यानी वित्तीय साक्षरता के बढ़ावा देना ये भी है, बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना ये भी है, प्रत्यक्ष निःशुल्क और वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना ये भी है। इनमें से सभी होगा। ठीक, वित्तीय समावेशी के लक्षण इनके सभी है। ठीक है, किसी भी देश के वित्तीय क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना वित्त के किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। अब वित्तीय समावेशन देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश के वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया है। यद्यपि यह प्रक्रिया भारत में आज़ादी के उपरांत ही प्रारंभ हो गई थी। इसने 2008 में गति धारण की। अब वित्तीय समावेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग HR खान समिति ने किया था। तमिलनाडु का मंगलम गांव देश का पहला गांव बना जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराया गया। यह केसी चक्रवर्ती के प्रयासों से ही संभव हो सका, जो कि उस समय इंडियन बैंक के अध्यक्ष थे। बाद में वे RBI के डिप्टी गवर्नर बने। अब केरल भारत का पहला राज्य बना जिसमें प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराया गया। वित्तीय समावेशन को निम्नलिखित लक्ष्य हो सकते हैं। पहला, संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से लोगों को जोड़ना ताकि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके। अब संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना ताकि साहूकारों पर
आश्रय कम हो सके। प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। अब सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि सफेद 89 में रीजनिंग है। ठीक है, चलिए 92 नंबर 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, चूना, चूना कौन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कौन होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बुझा चूना, बुझा चूना कौन होता है? CaOH2, CaOH को होल्ट वाइज। ठीक है, अब है जिप्सम, जिप्सम का कौन होगा? CSO और 2 क्या होगा? CSO4 2H2O होगा जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 हाफ H2O होगा। ठीक है, चलिए अपने हिसाब से इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, किसमें होता है? यकृत में होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है। अब अनावश्यक अमीनो अम्ल को यकृत यूरिया में बदलता है। यह क्रिया दो भागों में संपन्न होती है। पहला है डीएमिनेशन, दूसरा है यूरिया का निर्माण। यकृत कोशिकाओं में अनावश्यक अमीनो अम्ल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। यह क्रिया ऑक्सीडेटिंग डीएमिनेशन कहलाती है। इसमें अमोनिया बनती है। जैसे एलेनिन में दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग कर अमोनिया तथा पायरुविक अम्ल के दो अणु बनाते हैं। बाद में पायरुविक अम्ल को क्रेब्स चक्र में पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अन्य प्रकार के कार्बनिक अंश वाष्पीय अम्लों, ग्लाइकोजन आदि में बदले जा सकते हैं। अब इसके अलावा यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 मिलकर और नीथिन चक्र द्वारा यूरिया का अन्वेषण करता है। इस चक्र को क्रेब्स चक्र, हैंसेलिट चक्र भी कहते हैं। कशेरुकियों के विभिन्न उत्सर्जी अंगों एवं उनके कार्य। उत्सर्जी अंग कार्य: ब्रिक, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिक को बाहर करना। अब यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलना। त्वचा जो है जल, खनिज, लवण तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करना। फेफड़ा CO2 एवं जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करना। अब है आंत, आंत के बारे में जानते हैं। अनपचे भोजन एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों को मल के रूप में बाहर करना होता है आंत के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? किसमें निहित है? 13, 32 और 226 में निहित है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांतों से है, जिसमें शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र है, किंतु एक दूसरे के प्रभावी नियंत्रण है। जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित की गई कानून संविधान सम्मत नहीं है, तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उनके प्रवर्तक का रोक सकती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, सफ्रेज मूवमेंट का संबंध है किससे है? महिला मताधिकार आंदोलन से है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब 98 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं में निम्नलिखित में किन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जाना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के सिविल सेवा परीक्षा पास कर सिलहट से सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, यानी थीन किस पादप कोशिकाओं का उत्सर्जी पदार्थ है? किसका है? चाय की पत्तियों से। यानी अफीम जो होता है, पोस्तास होता है, चाय जो थीन होता है किससे? चाय में पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। मेरिजुआना में भांग पाया जाता है। एस्ट्रोपिन में एस्ट्रोपा की जड़ों से पाया जाता है। ठीक है। अब निम्न 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीलहरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है? कौन करता है? ट्राइकोडेस्मियन इरिथ्रियम है। ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक नीलहरित शैवाल लाल सागर को लाल कर देता है। अब एक कोलेरा नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। अब अंतरिक्ष यात्री के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में इसे उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रायोफाइटिस शैवाल कहते हैं। अब चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लियोफाइट्स कहते हैं। मैक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस को गैंट कैल्प्स कहते हैं। माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है। इस शैवाल को दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है। अब सबसे छोटा गुणसूत्र ट्रिलियम नामक शैवाल का होता है। अब एसिटा बलेरिया सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है। शैवालों में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, हरा, लाल एवं भूरा। इन्हीं 3 वर्णक के आधार पर शैवालों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। वह पहला है क्लोरोफाइसी हरा वर्णक, रोडोफाइसी लाल वर्णक, फियोफाइसी भूरा वर्णक है। अब मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा किला की वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली है। किला स्थान मेहरगढ़ का किला राजस्थान, ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश, चित्तौड़ का किला राजस्थान, सोनार का किला राजस्थान, कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान, जोगी का किला, गोंजी का किला तमिलनाडु, सेंट जॉर्ज का किला मद्रास, लुई का किला पांडिचेरी, रोहतासगढ़ का किला बिहार में है। ठीक है। अब है 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर है, मुनेरा का किला कहा जाता है किसको? तमिलनाडु को। अब है 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? किसे चुना है? सचिन तेंदुलकर को चुना है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में सचिन तेंदुलकर के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर, देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन है? मासी पोर्टल। कौन है? मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर के बाल को देखभाल संस्थानों CCI और उनके निरीक्षण तंत्र की रियल टाइम निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन मासी निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2014 में अब तक 27,085 बच्चों को गोद लिया गया है। ठीक है। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस
इन्फेक्शन के मसाई के विकसित करने के पीछे का प्राथमिक उद्देश्य नाबालिग न्याय अधिनियम 2015 के तहत उपलब्ध देखभाल संस्थान CCIS के लिए प्रभावी कुशल निरीक्षण का तंत्र सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन 109 अलग शब्द का चयन कीजिए। कौन होगा? पालक, यानी पालक को छोड़कर अन्य सभी जमीन के अंदर उगते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? कहाँ से? पूर्णिया में स्थित है। यह मुगलकालीन सैनिक छावनी है। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन अलग शब्द का चयन कीजिए। ये है गैलन। गैलन को छोड़कर अन्य सभी शब्दों का प्रयोग भौतिक राशियों को परिभाषित करने में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? जो बी है यानी प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना प्लासी युद्ध के बाद घटित हुई थी ना, ये गलत है। ठीक है। जो कि पहला है घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी, जो सिराजुद्दौला की प्रबल विरोधी थी। अब है सीन ऑप्शन है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना, ये भी सही है। इतिहासकारों ने मीर जाफर को कलायु की गिद्दड़ की संज्ञा दी है, ये भी सही है। ठीक है। जो ब्लैक होल की घटना थी, ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना हुई, इसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉवेल ने किया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं का गिरफ्तार करना। ठीक है। यानी गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया है। सरोजिनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। ठीक है। अब 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इको क्रेडल के रूप में किया जाता है? कौन है? माइसिलियम। यानी इको क्रेडल बायो तकनीक द्वारा निर्मित पैकिंग सामग्री जिनका अपघटन आसानी से होता है। अब 119 नंबर क्वेश्चन है मंगोलिज्म रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है मंगोलिज रोग? गुणसूत्र में असंतुलन के कारण होता है। यानी मंगोलिज को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। मंगोलिज में क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित रोग मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है भिन्न का चयन करें। कौन है? पिगलेट। क्या है? पिगलेट जो है अलग है, यानी पिगलेट सुअर का बच्चा होता है, जबकि अन्य सभी समूह से संबंधित है। गिरोह, घात लगाना, झुंड। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन करता है? 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह 44वां संविधान संशोधन किया था। अब इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क को अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में
हुआ था। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष तथा फ्रांस तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका निपटारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिससे संसदीय कानून द्वारा नियुक्ति किया जा सके। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसके दौरान 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधन में हुआ अधिक व्यापक था, इस कारण इसे लघु संविधान कहा गया। अब इसके द्वारा किए गए प्रमुख शोधन निम्न है। संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता को जोड़ा गया है। अब नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के क है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीव सुरक्षा अनुच्छेद 48 के क है। अब एक नए अध्याय भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से मानने के लिए बाध्य होगा। अब विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है तथा इसे पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अब 124 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, यानी इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन, ये तो मैथ है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 128 वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो क्या कहलाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। यानी समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का वर्चस्व होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर 130 नंबर क्वेश्चन है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने किया है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यह सभा 1815 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। सती प्रथा के विरुद्ध उन्हें प्रभावी जनमत तैयार कर आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में इस क्रूर प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में सितंबर 1833 में इन्होंने देहांत हो गया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ज्योतिबा फुले 24 सितंबर 1873 ईस्वी को मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में वर्ष 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? किसने किया था? बेंजामिन डिज़रायली ने किया था। 1857 की क्रांति को किसने नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? बेंजामिन डिज़रायली ने किया था। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया। 1857 की क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड
कैनिंग के समय हुई थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामहर्स्टन थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एवं चपाती था। अब 1857 की क्रांति को आधिकारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 पुस्तक की रचना S.N. सेन सरकारी इतिहासकार द्वारा किया गया था। अब 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। T.R. होम्स ने कहा था यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम व W. टेलर ने कहा था यह धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। L.E.R. रीज ने कहा था भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। B.D. सावरकर ने कहा था न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजूमदार ने कहा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 133 में हैसियाकार यानी सिकल सेल बीमारी का क्या कारण है? क्या है? रक्त और ऑक्सीजन की कमी, अनुवांशिकता, विकृति। B और C दोनों होगा। ठीक है, यानी सिकल सेल एनीमिया असामान्य हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में कमी ऑक्सीजन की स्थिति के होने पर विकृति कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट किन दो अलिंदों के बीच होता है? किसके बीच? दायां अलिंद एवं बायां अलिंद के बीच होता है। दायां अलिंद और दायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच होता है। ठीक है, यानी मानव के हृदय में 4 कोष्ठ अथवा बेस होते हैं जो एक दूसरे से पट्टों द्वारा विभाजित रहते हैं। ऊपरी 2 बेसम छोटे एवं पतले होते हैं, इन्हें आलिंद कहते हैं। आलिंद 2 होते हैं, दायां आलिंद तथा बायां आलिंद। आलिंदों के नीचे के 2 निलय, दायां निलय तथा बायां निलय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। अबोर जनजाति किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। अबोर जनजाति जैसे अबोर में है, जैसे अबोर, डफला, अपातामी, खोवा, गालो, मोम्बा, मिसमी, ये सब जाति कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। 140 नंबर क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। क्या मुख्य कार्य है? लोक सेवा के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। लोक सेवा के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य लोक सेवा के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापना फरवरी 1964। इसकी स्थापना के संस्थानम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु स्थापना की गई है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्य समिति प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता को सिफारिश पर होती है। इस 3 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब कार्यकाल 4 या 65 वर्ष जो पहले हो हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों को उनके पद से निम्नलिखित में से किसी भी सदस्य को हटा सकता है। केंद्र सरकार की निगाह में नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी भी अपराध में दोषी पाया गया हो, यदि वह अपने कार्यालय कार्यक्षेत्र के बाहर से किसी प्रकार के लाभ के पद पर ग्रहण करता हो। अब कार्य जो है केंद्र सरकार के निर्देश पर
ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इससे किसी प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी भी संदर्भ पर जांच करना अथवा करवाना। केंद्रीय सरकार तथा इसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना जो इसके द्वारा आयोग को भेजा जाए। अब वर्तमान में भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19 है, जो कि ये चेंज हो चुका है, देख लीजिएगा, करंट अफेयर से। ठीक है, चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र किसके उत्पादन में पूरा होने के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है? किसका है? CO2, NaHDH तथा FADH2 होता है। यानी TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ओक्सैलोएसिटिक अम्ल OAA तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन नहीं है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लाइसिन का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने में किया जाता है जो मानवीय शारीरिक कार्यों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। यह मस्तिष्क में रासायनिक संकेतों के प्रेषण में भी शामिल होता है। इसलिए सिजोफ्रेनिया का इलाज करने और याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी भूमिका कैंसर के रोकथाम में भी होता है। अब ग्लाइसिन शरीर के तापमान को कम करता है। यह मस्तिष्क पर शांत प्रभाव डालता है और हमें रात में अच्छी नींद लेने में सक्षम बनाता है। अब यह लीवर रोग, मधुमेह, हृदय रोग आदि को ठीक करने में सहायक है। ग्लाइसिन एक गैर आवश्यक एवं अति अतात्विक अमीनो अम्ल है। कार्बोहाइड्रेट ये शरीर के ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इससे शरीर में 60 से 70% ऊर्जा मिलता है। अब इनके मुख्य स्रोत शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल एवं बाजरा है। अब स्टार्च या मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण मोनोसैकेराइड इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिस बांधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। स्टार्च एवं सेल्यूलोज दोनों का स्रोत वनस्पति है। दोनों बहुलक है तथा दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। मंड पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जबकि सेल्यूलोज पौधों का कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अब प्रोटीन ये बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो पेप्टाइड बांध द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। यह मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि हेतु जरूरत होती है। ये शरीर एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन के आवश्यक है। अब प्रोटीन पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। पादप स्रोत मटर, सोयाबीन, राजमा, चना एवं मूंग इत्यादि। जंतु स्रोत पनीर, मछली, मांस, अंडे एवं दूध इत्यादि। सोयाबीन तथा पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है तथा इन्हें संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब समान क्रियाशील महिला हेतु प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता मात्रा 45 ग्राम के करीब होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम के करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब समान अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। ठीक है, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल, गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। मानव शरीर के अंदर इनका निर्माण नहीं हो सकता, अतः आहार के माध्यम से इन्हें लेना जरूरी है। इसका उत्पादन मानव शरीर के संभव होता है
खासकर लीवर द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण है अनावश्यक का अति आवश्यक अमीनो अम्ल का आइसोल्यूसिन है। उदाहरण है आइसोसिल्यून, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, लाइसिन और थियोनिन इत्यादि है। अब गैर अनावश्यक का है अमीनो अम्ल का ग्लाइसिन, टाइरोसिन, सिस्टीन, एलानिन इत्यादि है। ठीक है, अब इसके बारे में वसा के बारे में। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली एवं वनस्पति स्रोत है। वनस्पति स्रोत वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाता है। वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। प्रति ग्राम वसा की उपापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों को संश्लेषण नहीं कर पाती है। चलिए अब नोट देखते हैं। नोट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। अब दूसरा है विटामिन, खनिज, लवण एवं कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनकी शरीर को अब अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए 145 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होती है? उपयुक्त सब यानी जनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रव्रजन। ठीक है, यानी किसी भी राज्य की जनसंख्या, जनन क्षमता, मृत्यु दर तथा प्रव्रजन तीनों कारकों के प्रभावित होती है। प्रव्रजन प्रवास यानी यह एक क्षेत्र या देश से दूसरे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। जब एक निश्चित संख्या में लोग किसी क्षेत्र या देश से बाहर जाते हैं तो उस क्षेत्र या देश की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है। इसका संबंध निम्न से किस क्षेत्र से है? किससे? स्वास्थ्य यानी ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी बाय रोग विभाग है। यह मरीज एवं अस्पताल के कर्मचारी एवं चिकित्सकों के बीच पुल का निर्माण करता है। कोई मरीज जब अस्पताल में प्रवेश करता है तो ओपीडी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां से ओपीडी के कर्मचारियों द्वारा मरीज को बीमारी के अनुसार संबंधित विभाग में भेज दिया जाता है। अर्थात ओपीडी एक ऐसी सुविधा है जहां मरीज अपने स्वास्थ्य के मुद्दों के विषय में चिकित्सक से परामर्श एवं इलाज करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन है भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। यानी इन खेलों में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, यानी भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम IBSA वर्ल्ड गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान ने जीता है। ठीक है, मेरा यहाँ पे 150 क्वेश्चन क्लियर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।